नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। क्या बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसक चुकी है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के छोड़ने वाले दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं की झड़ी लग गई है, लाइन लग गई है। पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी, विधायक जितेंद्र तिवारी, मंत्री राजीव बनर्जी, सांसद सुनील मंडल, लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में नंबर 2 के नेता कहे जाते हैं। विधानसभा की 40 से 45 सीटों पर उनका असर सीधा पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए चुनौती एक तरफा नहीं है। अपने 2 बागी बन चुके हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आक्रामक सियासी रुख अपना चुकी है। 200 प्लस सीटों के नारे को सच्चाई में बदलने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल के सभी 78,000 बूथ पर पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने जी जान लगा दी है और उससे जुट गई है। तो उधर ओवैसी भी बंगाल कूच करने की तैयारी में है। हालांकि ममता बनर्जी उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रही है, उनकी हैसियत पर सवाल खड़ा कर रही है। सवाल यह है कि क्या इस चौतरफा चुनौती से ममता बनर्जी निपट पाएंगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दीदी पर भारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। और हमारे साथ होंगे बंगाल के बीजेपी चीफ दिलीप घोष, इस पर खास बातचीत करने के लिए। लेकिन आज की बहस बंगाल पर बेजोड़ होगी, जबरदस्त होगी, क्योंकि इस देश में अगले 1 साल में कहीं बड़ा चुनाव है तो बंगाल में है। हम कह सकते हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सियासी आर पार के मूड में है। एक ऐसा चुनाव जो इस देश ने ना देखा होगा ना देखेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा चुनाव वहां पर क्या लड़ने जा रही है, यही है आज की सबसे बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस जगह का आपको नाम बदलवाना है? बंगाल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारा आदिकाल से है। अगर हम गंगोत्री की पूजा करते हैं तो गंगा सागर की भी आराधना करते हैं। तो गंगा से गंगोत्री तक की ये यात्रा पूरी होगी और चिंता मत करिए, हम एक एक करके हर एक स्थल पर पहुंचेंगे और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी निश्चित आएगी। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है, पॉलिटिकल हिंसा हो रही है, वो वाकई बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है? पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत चिंताजनक है। दिन दहाड़े रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस सरकार को पूरी तरीके से फेल करेगी और इस सरकार को बाहर निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब पश्चिम बंगाल में आने जा रही है। क्या आपको लगता है बंगाल में की राजनीति का जो रक्त चरित्र है वो क्या लोकतंत्र पे खतरा नहीं है? ममता बनर्जी को शायद इस बात का वहम है कि अगर इस प्रकार से सार्वजनिक हिंसा वो करवाएंगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहम कर कहीं बैठ जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता का संकल्प है, आप अगर एक को मारेंगे तो 10 और खड़े हो जाएंगे। कितनों को मारेंगे आप? सियासी जंग के लिए बंगाल का मैदान सज रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ बीजेपी की तैयारी, दूसरी तरफ अपनों की बगावत भारी। पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी, विधायक जितेंद्र तिवारी, मंत्री राजीव बनर्जी, सांसद सुनील मंडल, विधायक हाजी नियामत शेख। न्यायेर पक्षे जे विद्रोह, अन्यायेर विरुद्धे जे प्रतिवाद। इस कुर्सी पर बैठकर काम करना मेरे लिए असंभव है। गृह मंत्री अमित शाह भी चौतरफा मोर्चाबंदी के लिए 2 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। वहां एक तरह से डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहां डिक्टेटरशिप चल रहा है और डिक्टेटर भी कोरिया के राष्ट्रपति जिम जोंग की तरह वहां व्यवहार किया जाता है। इस बार बंगाल में ममता का सफाया तय। इस बीच बंगाल चुनाव की तैयारी में जुटे ओवैसी भी ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে।
সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে। वो ये कह रही है दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ममता दीदी का किला हिला चुकी है, तो सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में तख्ता पलट कर पाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या दीदी पर भारी है बीजेपी की तैयारी? और अब विश्लेषण, बीजेपी के मिशन बंगाल का विश्लेषण। बंगाल में बेहद आक्रामक रुख दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में 200 प्लस सीटों के नारे के साथ बीजेपी मैदान में है। हर महीने अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा और बीजेपी के कई तमाम बड़े नेता जाएंगे। सभी 78,000 बूथ पर मौजूदगी की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के साथ साथ बागी भी ममता बनर्जी का बड़ा सिरदर्द बन गए हैं, चाहे वो जितेंद्र तिवारी हो, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मंडल हो जो सांसद हैं। इसके अलावा दिग्गजों का इस्तीफा टीएमसी के लिए बड़ा अशुभ संकेत है। अभी ओवैसी की एंट्री ममता बनर्जी की मुश्किल को और बढ़ा देगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संघ के जानकार हैं। मेरे साथ इस चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के समर्थक कहे जाने वाले तौसीफ खान हैं। मेरे साथ प्रवक्ता एआईएमएम वारिस पठान साहब हैं। बड़े दिनों बाद आर पार में अपनी वापसी कर रहे हैं, अभिनंदन है आपका वारिस भाई, और उम्मीद है आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और कोरोना से आप बचे हुए हैं। बिल्कुल बचे हुए अमीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला सबको कोरोना से बचाए और मेरी दुआ है कि ऊपर वाला जल्द से जल्द कोरोना की जो महामारी है उसको पूरे दुनिया से खत्म कर दे और फिर से हम पुरानी तरह घूमे फिरे अपना काम करें। आप स्वस्थ रहे, मास्क पहन कर रखिए अमीश भाई, सब लोगों को। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा जरूरी है। लेकिन बड़ी खबर टीएमसी को जब हम बात कर रहे हैं, बड़ा झटका लग गया है। एक और विधायक छोड़ के जा रहा है, वो है जितेंद्र तिवारी। उसने ऑफिशियली कह दिया है कि मैंने टीएमसी के हर पद से इस्तीफा दे दिया है। इस विधायक का अपने इलाके के अलावा आसपास के इलाकों में भी वर्चस्व माना जाता है। जितेंद्र तिवारी छोड़ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 के नेता है, छोड़ रहे हैं, छोड़ चुके हैं टीएमसी। सबसे पहले तौसीफ खान, आपको तो बीजेपी से डर था, लेकिन अब आपको तो अपनों से डर हो गया है। आपके अपने मैदान छोड़ के आपका जा रहे हैं। हाँ, तो इससे क्या दिखता है लोगों को? बंगाल की जनता के लिए ये क्या दिख रहा है? आज बंगाल की जनता को दिख रहा है कि तृणमूल ही तृणमूल है हर जगह। एक जगह जहां पे असली तृणमूल, एक जगह जहां पे नकली तृणमूल, एक जगह ममता बनर्जी का तृणमूल है, दूसरी जगह दिलीप घोष का तृणमूल है। तो बंगाल की जनता फैसला करेगी कि वो असली तृणमूल को वोट देंगी या वो नकली तृणमूल को वोट देंगे। बंगाल की जनता तय करेगी कि वो ममता बनर्जी के तृणमूल को वोट देंगे या दिलीप घोष। दिलीप भाई मेरे साथ जुड़ेंगे, दिलीप दादा मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं आपका सवाल भी उनसे पूछ लूंगा। लेकिन मैं अभी आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप खुश हैं इनके जाने से या आप परेशान हैं इनके जाने से? नहीं, देखिए, जब तक तृणमूल में ममता बनर्जी हैं तो तृणमूल पार्टी खड़ी है। और अगर तो इन नेताओं की कोई हैसियत नहीं है, इन नेताओं की कोई हैसियत नहीं है। शुवेंदु अधिकारी, मंडल साहब, जितेंद्र तिवारी, इनकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं, ये देखिए, अभिषेक बनर्जी की हैसियत है, ममता बनर्जी की हैसियत है, नहीं परिवार की हैसियत है, बाकी किसी की हैसियत नहीं। और भी सीनियर नेता हैं तृणमूल में। आपको देख लीजिए कि हमारे पार्थ चैटर्जी हैं, आप देख लीजिए कल्याण बनर्जी। मैं आपसे तो सवाल पूछ रहा हूं दादा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इनके जाने की आपको खुशी है? फिर लड्डू बांटेंगे इनके जाने पर? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड्डू बंटवाइए इनके जाने पर। अगर नहीं तो बंगाल में तो संदेश चलता है, संदेश खिलवाइए लोगों को। देखिए, तृणमूल पार्टी को अगर उसके सीनियर नेता छोड़कर जा रहे हैं तो ये तो दुखद बात है ही। वो तो नहीं चाहेंगे। तो झटका है आपको लग रहा है? आप इतने साल माँ माटी मानुष के आइडियोलॉजी में आप भरोसा करते रहे, गांधीवाद की आइडियोलॉजी में भरोसा करते रहे और लड़ते रहे। आज
नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी वालों की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये दुखद घटना है ही। जिन शुभेंदु अधिकारी को आप हल्के में ले रहे हैं, इन्होंने नंदीग्राम आपके लिए खड़ा करा, इन्होंने आपके लिए सिंगूर खड़ा करा। जिस सिंगूर और नंदीग्राम से ममता बनर्जी का पॉलिटिकल उदय हुआ, जिस सिंगूर और नंदीग्राम से लेफ्ट का किला ममता बनर्जी ने 25 साल बाद ध्वस्त कर दिया, ज्योति बाबू के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य को चुनाव हरवाया, आज वो शुभेंदु अधिकारी को आप कह रहे हैं कि उनका जाना कुछ नहीं फर्क पड़ता। नहीं, ये दुखी घटना है। आपने अब बोला वो दुख की बात है, पहले आपने रिएक्शन किया था, जाते हैं तो जाए। असली टीएमसी ये है, लेकिन असली टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं है आपके लिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपका रुख करता हूं। ओवैसी उधर आए, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो आए, वो मुसलमानों का वोट काटेंगे। बीजेपी आ रही है, वो हमारे हिंदुओं का वोट काटेगी। शुभेंदु अधिकारी अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ममता बनर्जी की हैसियत है और अभिषेक बनर्जी की हैसियत है, कर लो जो कर रहे हैं। नहीं, जो शुभेंदु अधिकारी, एक सेकेंड, अब तो से भाई अपनी टर्न पे बोलिएगा, अपनी टर्न पे बोलिए। बीजेपी के पास चले गए, एक सेकेंड, आज किसान अभी सुधांशु त्रिवेदी से का रुख कर रहा हूं मैं, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अमीर जी, आज जो कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, उसे एक ही पंक्ति में कहूंगा, भतीजे की ममता पड़ रही है बहुत भारी। चाहे जितेंद्र तिवारी हो या शुभेंदु अधिकारी, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अब तो ये ममता जी को तय करना है कि उनकी ममता किसके लिए, सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए या अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए। आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है, सोचने की बात है कि एक के बाद एक लोग छोड़ के आ रहे हैं और आरोप लगभग एक समान है। यानी एक जिसे कहते हैं डिस्पोटिक स्टाइल, स्वेच्छाचारिता का शासन और योग्यता की बजाय दूसरी चीजों के ऊपर। और मैं अभी देखिए, तौसीफ जी ने कहा मां माटी मानुस। अरे भाई, बंगाल वो धरती है जहां के मानुस ने अपनी माटी को मां मानते हुए वंदे मातरम का उद्घोष किया। और जब यहाँ एलानिया वो लोग कहते हैं कि अब वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, तब आप कह रहे हैं उन्होंने विचारधारा बदली। अरे वो तो असली विचारधारा के साथ आए। और जो दमन इस समय ममता जी की सरकार कर रही है, याद रखें, ये वही बंगाल है या वही बंग भूमि है जहां ब्रिटिश सरकार का दमन नहीं चला। जुगांदर और अनुशीलन समिति खड़ी हुई, क्रांतिकारी आंदोलन का श्री गणेश हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, आपकी पार्टी पे आरोप है कि आप भी टीएमसी पार्ट 2 बनते जा रहे हैं। उनके नेता छोड़ के आ रहे हैं, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी भी आपको ही हो सकता ज्वाइन करे। देखिए, हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं, देखिए हम सिर्फ एक पंक्ति में बात कर रहे हैं, जबकि ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, मैं अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। हम ये नहीं कह रहे हैं जो लोग सिद्धांत के आधार के ऊपर। अब देखिए, तौसीफ जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा सिद्धांत बदल के आ रहे हैं और आप कह रहे स्वार्थ के रूप में आ रहे हैं। तो अब तौसीफ जी अपना पहले एक आरोप तय कर लें, उनका क्या मानना है, उनके लोग स्वार्थ के लिए आ रहे हैं या जो उन्होंने कहा कि गांधी की विचारधारा छोड़कर तथाकथित गोडसे की विचारधारा के लिए आ रहे हैं, वो तय कर ले। मैं तदनुसार जवाब दे देता हूं। कहे तो गए विचारधारा की बात, देखिए हकीकत तो निकल गई मुंह से। ये मैंने कहा ये वही बंग भूमि है जहां पे कांग्रेस ने दमन किया तो लेफ्ट आया, लेफ्ट ने दमन किया, ममता जी आई, और आज ममता जी दमन कर रही हैं। याद रखिए 100-125 साल का बंग भूमि का इतिहास कि दमन करने वालों के आगे सदैव वंदे मातरम बोलने वाले भारी पड़े हैं और वही रहे हैं। ममता जी, आप इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर, इन्हीं गरीब और किसान के मुद्दे पे जीत के आई थी, जिनको आज आपने छोड़ दिया है। ठीक है। और यहाँ की आपने अपनी बात को रखा, मैं वारिस पठान की बात चाहता हूं। वारिस पठान, ये वंदे मातरम की धरती है, तो आप कैसे चलेंगे इस वंदे मातरम की धरती पर? आपको तो वंदे मातरम पे बहुत एतराज है। ममता बनर्जी भी कह रही है कि आप लोग बिक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथों, आप बीजेपी का गेम प्लान लेकर आ रहे हैं। अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, डेमोक्रेसी ने हमको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टी है। मगर यहाँ देखने की बात यह है कि ममता दीदी आजकल बड़े वाहियात किस्म के बयानात दे रही है। हमारी पार्टी पे उन्होंने इल्जामात लगा दिए, जबकि ममता दीदी को खुद का घर संभालना चाहिए। उनके घर में देखिए क्या हो रहा है, सारे के सारे लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, उनसे वो नहीं दिखता, इल्जामात लगाने आ गई। और दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी तो बन गई है वॉशिंग मशीन।
जो भी पहले बीजेपी में नहीं था वो खराब था, अब जैसे ही वो बीजेपी में आ जाएगा वो इतना दूध का धुला हो जाएगा, उसका पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे मुकुल रॉय को आप देख लीजिए, अब ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू बन गए हैं। ममता दीदी ने इतने सालों में यहाँ पे राज किया, लेकिन आज भी हमारे पास इंपेरिकल डाटा है जो बताता है लेकिन वेस्ट बंगाल का वारिस माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, जो ममता बनर्जी आप पे आरोप लगा रही है कि आप बिक गए हैं बीजेपी के हाथों, आप बीजेपी के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी हैसियत कुछ नहीं है बंगाल के अंदर, जीरो हैसियत है आपकी। सबसे पहले तो मैं ऐसे वाहियात आरोपों का पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। ममता दीदी एक राज्य की चीफ मिनिस्टर है, उनको इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर भौखलाहट है, डर है, घबराहट है, वो तो सामने आएगा ना। अभी तो हम आए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या, इब्तिदाई शहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब लड़ने का अधिकार हमको है, हम एक ऑप्शन है आज की तारीख में लोगों के सामने। अब बिहार में भी इसी तरह की बातें थी, अरे बीटी में, सीटी में, डीटी में, जब डेटा सामने आया गया लोगों ने देख लिया कौन वोट कटवा था, किसने किसके वोट काटे। हमने तो किसी के वोट नहीं काटे, हम तो हमारे बल पे 5 विधायक जीता के लाए बिहार में। फिर आपने देख लिया जीएचएमसी का चुनाव अभी हाल में आया हैदराबाद में, वहां पर क्या पोजीशन रही हमारी। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले थे बीजेपी, नाम बदलने वाले थे बीजेपी, हमने डेमोक्रेटिक स्ट्राइक कर दिया, 51 सीटों पर लड़कर 44 सीट पर हम जीत कर आ गए। 87 हमारा स्ट्राइक रेट रहा। 87 किसको बोलते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक आपको भा रही है, हमारे साथ है अमित जी, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं ना। सुधांशु कुछ कहना चाहते हैं, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, का पूरी तरह पालन करते हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए ममता जी जो आरोप लगा रही हैं और वारिस पठान जो जवाब दे रहे हैं, देखिए कितनी मजेदार बात है। ये ममता जी ने जो बोला कि वोट काट देंगे, ये कौन सा वोट काट रहे हैं? विकास का, कि बेरोजगारी का, कि वो आर्थिक संपन्नता का, या किसान का? ये कौन सा वोट काटने का आरोप है ओवैसी जी पे? अब तो मास्क हट गया भाई, सिर्फ कोरोना का मास्क नहीं, दूसरा मास्क साफ कहिए, कट्टरपंथी मुस्लिमों का वोट काटने की बात। और ममता जी समझ लीजिए जो बोया वो काटना पड़ता है। आपने ये सोचा था कि मौलवियों को पेंशन देकर, उसके बाद मुहर्रम के लिए दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के जुलूस को रोककर, फिर अपने नेता फरहाद हाकिम के द्वारा मिनी पाकिस्तान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कहलाकर, फिर रोहिंग्या के लिए छाती पीटकर, आप सीएनआरसी को छी छी थू थू छी छी थू थू कहकर आप साथ में ले लेंगे मुस्लिम वोट को। तो आ गए उससे बड़े बोलने वाले जो कह रहे ये तो वो वाले जो कहते थे 15 मिनट हटा दो देख लेंगे, जो कहते 20 करोड़ 100 करोड़ में भारी पड़ेगा। तो जानते क्या है अमित जी, ये जाड़े का मौसम है ना, एक कंपनी कहती मेरा च्यवनप्राश देखो इसमें ज्यादा बढ़िया जड़ी बूटियां हैं, दूसरा कहता मेरा वाला ज्यादा असली है, तीसरा कहता मेरे में केसर है। तो ये तो प्रतिस्पर्धा की राजनीति ठीक है। वारिस कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में तौसीफ खान भी अपने आप को अकेला ना समझे, उनके पास भी मैं आऊंगा और संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं। बोलिए वारिस भाई। दिया कि आपकी पार्टी तो वॉशिंग मशीन बन गई है। कल तक मुकुल रॉय भी वहां पर खराब थे, आपके पास आते ही एकदम शुद्ध हो गए। जो आपकी पार्टी में आता है तो उसपे से तो सारे केस भी हट जाते हैं, सीबीआई खलास, ईडी खलास, और एकदम दूध का धुलावा बन जाता है। और क्या राजनीति है, क्या राजनीति? अरे विकास की बात। आज सुधांशु जी आपको सोचना चाहिए कि जो किसान जिसने उगाया था अनाज, वो अनाज खाकर आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं और जो डिबेट कर रहे हैं, वो किसान रास्ते पर बैठा हुआ है। मोदी जी को जाकर उसकी समस्याओं का हल करना चाहिए। हमारा भाई है, अगर किसान गेहूं नहीं उगाता, रोटी नहीं उगाता, तो सुधांशु जी आप और मैं यहाँ बैठकर विटामिन की गोली खाकर डिबेट नहीं कर रहे होते। आपको किसान का सम्मान करिए, पहले जाकर उनकी समस्याओं का ठीक है। सुधांशु जवाब 30 सेकंड में जवाब, सुधांशु 30 सेकंड में जवाब, फिर विकास किसी का नहीं हो रहा, संगीत रागी साहब जाता रहे। आपके पास सिर्फ बोलने के लिए बस अल्फाज बोलते रहो। काम करो, काम। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। हम हमारे काम की बुनियाद के ऊपर चुनाव जीतते हैं। आपकी पार्टी भी कह रही है काम की बात कर रही है, काम की बात करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वारिस पठान की पार्टी का नाम क्या है? सुनिए, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों में इत्तिहाद यानी एकता पैदा करना। और मौका पड़ते ही किसान हो जाते हैं, और मौका पड़ते ही किसी के साथ हो जाते हैं। और जहां तक किसान की बात है, मैं विनम्रता से कहता हूं सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, सजग है। तेलंगाना भी वह क्षेत्र है जहां बहुत किसान आत्महत्या करते थे, विदर्भ भी वह क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ भी वो क्षेत्र है। संयोग से इस समय तीनों विपक्ष के द्वारा संचालित है। कितना किसान आंदोलन हो रहा है वहां?
छोटे किसानों को लग रहा है कि उन्हें इससे लाभ है। और अगर रत्ती भर किसान आंदोलन होता तो इस सोशल मीडिया के दौर में आपने ठंडी की वजह से हमारे एक किसान भाई की जान चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? किसानों के प्रति सरकार पूरी संवेदनशील है, मगर इत्तेहादुल मुसलमीन वाले जब किसान की बात करते हैं तो दिल में बहुत गहरा शक और शुबह पैदा होता है। ठीक है, ओके। संगीत रागी और तौसीफ खान, मैं आपके पास आता हूं। संगीत रागी, एक सेकेंड, वारिस भाई आप अपनी बात को रखिएगा। संगीत रागी का मुझे रुक करना है। संगीत रागी, वॉशिंग मशीन वर्सेस च्यवनप्राश की बात हो रही है, लेकिन ममता दीदी का जो किला है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक सेंधमांदी कर रही है। आने वाले वक्त में बंगाल का चुनाव एक केस स्टडी जरूर बनेगा देश के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। आप प्रोफेसर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हाई बंगाल इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर भारतीय जनता पार्टी एंड स्पेशली for the right wing ideology? That's my straight question. इतनी ये क्या आन बान शान की लड़ाई है आप लोगों के लिए? देखिए अमीश जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जितने भी बड़े बड़े प्रणेता थे, चाहे वो बिपिन चंद्र पाल हो, महर्षि अरविंद हो, विवेकानंद हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, ये सारे उसी भूमि से आते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इसलिए वो जगह बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरी बात, क्या ये पॉलिटिकल अहंकार की भी लड़ाई है? यही संगीत रागी, प्रोफेसर नहीं, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। बोलिए। देखिए, मुझे अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए। मैंने बहुत 17-18 मिनट सुना है। दूसरी बात, 1946 में नोआखाली हुआ था और नोआखाली के बाद ही लगा था कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए और बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद आप देखिए कि 30% की एक मुसलमानों की आबादी ने बंगाल की पूरी राजनीति को हाँकने की कोशिश की है पिछले 10 साल के अंदर। ममता बनर्जी को यह बहुत साफ साफ दिख रहा है, इसलिए उन्होंने कहा ओवैसी आएगा तो मुसलमानों का वोट ले जाएगा, हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी। यानी ये बता रहे हैं कि मुसलमानों का वोट जो पोलराइज्ड वोट था, उसके कारण हिंदुओं का वोट भी बंगाल में पोलराइज हो गया है। अब मुसलमानों का वोट लेने वाला ओवैसी आ गया है और हिंदुओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, इनका वो एहसास है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं क्या कच्चा केला चबाऊंगी। हिंदू मुसलमान में डिवाइड कैंडिडेट करने के लिए जा रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। नहीं, देखिए बस जो आपने खुद स्वीकारा अभी, 10 सेकंड, मैंने नहीं बोला, आपने बोला। देखिए 10 सेकंड, नहीं, देखिए आप बोलकर, देखिए वारिस भाई वामपंथ और इस्लाम दोनों लोकतंत्र और संविधान का प्रयोग अपने अपने इस्लाम और वामपंथ को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। न उनकी संविधान में आस्था होती है, न उनकी लोकतंत्र में आस्था होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि वामपंथी लोग संविधान का प्रयोग करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वो तानाशाह हो जाते हैं। इस्लाम जहां जहां माइनॉरिटी में है, उससे पहले उस समय वो लोकतंत्र की बात करेगा, लेकिन जैसे ही वो मेजोरिटी में आ जाता है, वो वहां पर सीरिया बना देगा, अफगानिस्तान बना देगा, दूसरे धर्मों के लिए कत्लेआम कर देगा। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत गंभीरता से बंगाल का हिंदू समाज सोच रहा है। तौसीफ, आप डरा क्यों रहे हैं लोगों को? शुभेंदु अधिकारी ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है कि आप मैंने पार्टी छोड़ दिया तो मेरे पे फर्जी केस होंगे। मैं एक विश्लेषण कर रहा हूँ। डरा रहे हैं रागी जी, डरा रहे हैं। ये उनका पुराना फॉर्मूला है, विश्लेषण कर रहा हूँ मैं, सिर्फ विश्लेषण। ये इनका पुराना फॉर्मूला है सर। मैं डरा नहीं रहा हूँ सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बंगाल अपने ही देश में 80% हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? आप लोगों को डरा रहे हैं रागी जी, आप लोगों को डरा रहे हैं। अरे सर, 23% मुसलमानों ने इस देश को बांट दिया था ना, 23% मुसलमानों ने इस देश पर विभाजन थोपा था ना, इसीलिए सरदार पटेल जी ने असेंबली में कहा कि जो माइनॉरिटी देश पर विभाजन थोप सकती है वो कमजोर नहीं है। किसान के हित की बात नहीं करते। नहीं, बिल्कुल सही कहा तौसीफ। एक सेकंड, संगीत रागी, बिल्कुल आपने सही कहा। संगीत रागी होल्ड ऑन। तौसीफ खान, आपने बिल्कुल सही कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों पे बात होनी चाहिए। एक सेकंड, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों पे बात होनी चाहिए। इस बंगाल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा क्या होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर।
बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा क्या होना चाहिए? वहां पर सेंटर की पॉलिसीज को आप सही से लागू करिए, लेकिन आपके विधायक क्या लिखते हैं रिजाइन करते हुए कि आप सेंटर की पॉलिसी को ठीक से नहीं लागू कर रहे, आप सेंटर की पॉलिसी को इसलिए नहीं लागू कर रहे कि नरेंद्र मोदी का नाम उसमें आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे पर जवाब दीजिए आप। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे की बात होनी चाहिए। साइक्लोन आया, कितना पैसा बांटा आपने? हाँ, मैं बता रहा हूं। साइक्लोन आया, कितना पैसा बांटा आपने? मैं बता रहा हूं। बंगाल के किसान को कितना पैसा बांटा आपने? जितेंद्र तिवारी ने क्या बोला आपको? खुद बोलेंगे, मैं बोलूं? एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे पे बात करिए आप। लेट्स टॉक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, नो नथिंग एल्स, डायरेक्ट वन ऑन वन। हाँ, अभी अगर आप शांति रखो तो मैं बोलूं। टीवी अगर कोई खोले तो उसे पता चले कि अरे बंगाल में हालत बड़ा खराब हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गया, लेकिन टीवी बंद कर दे तो पता चले। हाँ, टीवी तो आप बंद ही करवाना चाहेंगे। आप लोग तो चाहते हैं कि टीवी भी बंद हो जाए, डिबेट भी बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, सिर्फ ममता बनर्जी का द्वार खुला रहे, सब कुछ बंद हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, आसनसोल को स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनने दिया? क्यों नहीं बनने दिया आसनसोल को? आपने स्मार्ट सिटी बताइए ना, किसका प्रोपेगेंडा है? किसका प्रोपेगेंडा है? आसनसोल के भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्मित है क्या? आसनसोल बंगाल की जनता का है, बंगाल की जनता को अधिकार नहीं है क्या? आप लोग निर्णय करेंगे कि बंगाल की जनता का अधिकार क्या है और क्या नहीं है। प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं। महिलाओं की विवाह के लिए 25,000 रुपए देती है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात करूं, ऐसे तो मौलवियों को वजीफे भी दे रही है ममता बनर्जी। कन्याश्री प्रोग्राम चलाती है। ये सब बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है बंगाल सरकार के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कृषि प्रोग्राम में बंगाल की कृषि प्रोग्राम को सराहा है, उसके लिए पुरस्कार दिया है। यूनाइटेड नेशन ने बंगाल की प्रोग्राम को, पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम को, महिलाओं में एजुकेशन लाने के लिए बंगाल को सराहा है। बहुत अच्छा गवर्नेंस दिया। हाई कोर्ट ने कमेंट करा ममता बनर्जी की सरकार पे, हाँ या ना? मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि बंगाल में सिचुएशन बहुत खराब है, हिंदू खतरे में है। ये बीजेपी की पॉलिसी है। कहती है कि हिंदू खतरे, अपने ही देश में हिंदू कैसे खतरे में हो गया? मेजॉरिटी हिंदू। सुधांशु एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात हो रही है, गवर्नेंस की बात हो रही है। प्रोपेगेंडा है एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला होता है, वो गवर्नेंस का इशू नहीं है। सेंटर की पॉलिसी नहीं आती, वो गवर्नेंस का इशू नहीं है। बंगाल में आप सिर्फ बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है। संगीत रागी की बात को पकड़ लिया है। बीजेपी के नेता, ठीक है, आपने बोला, आपने तौसीफ खान बोला, 4 मिनट हो गए, बोलने दीजिए सुधांशु को, डॉक्टर त्रिवेदी को, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोलिए। बंगाल से लेके और पूर्वोत्तर तक के क्षेत्र में यदि 10 वर्ष के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन में 32% की वृद्धि हुई, जबकि पूरे देश में 3% की वृद्धि थी, तो इसको आप खतरे की कोई घंटी नहीं मानते। और सब बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। मैं यूपीए सरकार के समय में कह रहा हूं, असम और बंगाल के राज्यपालों ने लिखा कि किस कदर घुसपैठ हो रही है। उसके बाद आपको वो नजर नहीं आता। मालदा से लेकर आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह का डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, वो आपको नजर नहीं आता। वो आपको कोई चीज परिवर्तन नजर नहीं आता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आंख मूंदने की, नहीं डराने नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। सच्चाई तो है कि आपने आयुष्मान भारत भी लागू होने दिया था। देखिए, ये वही बंगाल था, ये वही बंगाल था जहां 1905 में अंग्रेजों ने राजनीति के चलते हुए बंग भंग किया था, यानी ईस्ट और वेस्ट बंगाल बनाया था हिंदू मुस्लिम आधार पे। मगर हिंदू मुसलमान दोनों ने वंदे मातरम गाते हुए गंगा के तटों पर ऐसा आंदोलन किया कि 6 साल के बाद 1911 में वो वापस लेना पड़ा। मगर उसके बाद जब जिन्ना के आगे घुटने टेकने कांग्रेस शुरू किए 1920 के बाद, ये वही बंगाल था जहां 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। सबसे इतिहास का काला अध्याय, खुलेआम कत्लेआम सोहरावर्दी के हाथ में। जनाब आंखें मूंदे रहे और आखिर में वहां से लेकर नोआखली तक क्या क्या हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह बंग भूमि का इतिहास ये दर्शाता है कि जो हकीकत में दिखाई पड़ रहा है उससे आप आंखें मूंदे रहेंगे तो सारा विकास कथरा रह जाएगा। बताइए, कोलकाता सबसे विकसित औद्योगिक शहर था, हम लोग बचपन में पढ़ते थे। 30 साल में कम्युनिस्टों ने एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा सब ध्वस्त कर दिया। तब कोलकाता सबसे आगे था। आज मुंबई तो छोड़िए, चेन्नई तो छोड़िए, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव सबसे पीछे हो गया। और 10 साल में कौन सी उपलब्धि ममता जी लेके आई इस विकास के लिए? इसलिए मैं कह रहा हूं, विकास करना है और विनाश से रोकना है, दोनों चीजें समान रूप से। तौसीफ खान रिप्लाई। तौसीफ खान, एडमिनिस्ट्रेटिव, आप मुझे बताइए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको लगता नहीं है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है? चाहे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन हो, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, किसान निधि, किसानों को पैसा जाना था, नहीं गई। आयुष्मान भारत लोगों के लिए भले के लिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, नहीं करने होने दिया आपने। छोड़िए ना हिंदू मुसलमान, बात करिए असल मुद्दों की। तो बंगाल का हाल क्या है? आयुष्मान भारत जो मेडिकल असिस्टेंस प्रोग्राम है केंद्रीय सरकार का, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को 60-40 करके पैसा देना होता है। और उसका अल्टरनेट देखिए, जो ममता सरकार ने जो प्रोग्राम लाया है जो मेडिकल असिस्टेंस का, वो तो आयुष्मान भारत से ज्यादा बेहतर प्रोग्राम है। तो 5 लाख रुपए का तो इंश्योरेंस में कवरेज मिल ही रहा है, लेकिन वहां पे स्मार्ट कार्ड बना दिया जाता है। ठीक है। संगीत रागी 20 सेकंड, संगीत रागी 20 सेकंड रिप्लाई। संगीत रागी कम इन। देखिए, घर में ये कार्ड आपने अपनी बात को रखा। देखिए अमीश जी, देखिए अमीश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए अमीश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल की धरती पर बांग्लादेश से आए हुए कई पॉकेट्स बन गए हैं। अभी वो कह रहे थे कि खतरा कहाँ है। मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। सर सुनिए ना, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। वो बंगाल के गवर्नर भी थे, आईबी के डायरेक्टर थे। उन्होंने लिखा है बैक टू बैक, उस अखबार का नाम नहीं लूंगा, 1998 के दिसंबर महीने में बैक टू बैक दो अखबार में उन्होंने लिखे थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों के हिंदू जो हैं वो भाग करके औने पौने दाम पर शहरों की तरफ जा रहे हैं, और उस पश्चिम बंगाल के मुसलमान बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं, उनको राशन कार्ड मुहैया करा रहे हैं, मतदाता सूची में नाम लिखवा रहे हैं। और टीवी राजेश्वर कांग्रेस के समय के बंगाल में गवर्नर थे, बीजेपी उसी वोट बैंक पर आपकी नजर है? हिंदू रेफ्यूजीज हैं जो रेफ्यूजी कॉलोनी में रहते हैं, ये लोगों ने कहा कि हम लोग वोट कटवाए। ओके, आपने अपनी बात को रखा। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव गए, उसमें तो हमारी पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ी, तो फिर क्यों ये लोग 18 सीटों पे हार गए? अब दूसरी बात मैं तौसीफ खान साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर बंगाल में इतना काम हुआ है, इतना ये काम हुआ है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताइए मुझे एक आपका विधायक या एक आपका सांसद जितने अपने क्षेत्र में 14 स्कूलें खोली हो, 5 हॉस्पिटल खोले हो, मेडिकल कॉलेज खोला हो, कोई भी नहीं है वहां पर ऐसा। मेरे पास तो डेटा है, मगर मैं बताता हूं कि हमारे पास ऐसे सांसद हैं और ऐसे विधायक हैं जिन्होंने हमारे हलके में 14 हॉस्पिटल खोले हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोला है। समय इतना ही है मेरे पास। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मेरे साथ दिलीप घोष इस समय जुड़ गए हैं, बीजेपी के बंगाल यूनिट चीफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ बीजेपी के बंगाल यूनिट चीफ है दिलीप घोष। दादा अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर, कैसे हैं आप? जी धन्यवाद। घोष साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने एक बयान दिया और आपका ये बयान बड़ा कठोर था। मैं बड़ा सीधे शब्दों में सवाल पूछता हूं आपसे। आपने बोला पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति कश्मीर से बदतर हो गई है। आपने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल ईरान और इराक जैसा हो गया है। इतना बड़ा बयान दादा, बंगाल तो भद्रलोक है, आप इसको ईरान इराक से कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, मैं एक सिंपल सा उत्तर आपको दे रहा हूं, बाकी तो बहुत सारा डाटा है, वो प्रशासनिक में इसमें नहीं जा रहा हूं। अभी राजस्थान में पंचायत चुनाव हो गया, लद्दाख में हो गया, आसाम में, बोडोलैंड में हो रही है, और हैदराबाद में भी कॉर्पोरेशन चुनाव हो गया। बंगाल में लगभग 118 म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन का चुनाव 1.5 साल से लंबित है। अगर लॉ एंड सिचुएशन ऑर्डर सिचुएशन अच्छा है तो ये लोकल इकाई का चुनाव क्यों नहीं हो रही है? कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी के 1.5 साल से आप लोगों को वंचित करके रखे सेवा से। यहाँ के प्रतिनिधि चुने हुए नहीं, एक रेशन कार्ड के लिए, करेक्टर सर्टिफिकेट लिए, एक इनकम सर्टिफिकेट लिए लोग कहाँ आएगा? लोकल प्रतिनिधि नहीं है, उनसे क्यों वंचित करके रखे हैं? इनका कहना है कि सिचुएशन ऐसा नहीं कि चुनाव किया जाए। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा प्रदेश में खराब है, आप खुद साबित कर रहे हैं इसको, इसलिए लोकल बॉडी की चुनाव नहीं कर रही है। हैदराबाद चुनाव 15 दिन में हो सकता है, कलकत्ता क्यों नहीं हो सकता, हावड़ा क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ करोड़ों से ऊपर लोगों को वंचित कर रहे हैं आप चुनाव से और लोकल प्रतिनिधि चुनाव से। और यहाँ पंचायत चुनाव हुआ था, आपको मालूम है 34% सीट्स में चुनाव में लोगों को पर्चा भरने नहीं दिया गया है, वोटिंग करने नहीं दिया गया है, विदाउट कॉन्टेस्ट में जीते लोगों ने, हाथ पांव तोड़ दिया हमारे लोगों को जो नॉमिनेशन में गए थे। तो इसके बाद क्या बोला जाए?
कश्मीर में चुनाव हो सकता है, बंगाल में नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ का हालत उससे बदतर है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, ममता बनर्जी का आरोप है कि आप सत्ता में आने के लिए बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं? हालांकि वो कह रही है कि आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये दिलीप घोष, अमित शाह, जेपी नड्डा, पूरी की पूरी बीजेपी, इनके नेताओं को कुछ काम नहीं है, या सपने देख रहे हैं और बंगाल को खराब कर रहे हैं आकर? नहीं, देखिए, वो जिस घटना से प्रभावित होकर इस प्रकार बातें कर रही हैं, उनके मंत्री, एमपी, एमएलए पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके अभी तक 3 बड़े बड़े कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन रहे, उसमें शोभन चटर्जी रहे कलकत्ता का, वो छोड़ के गए, सीटिंग थे। एक विधानसभा विधाननगर कॉरपोरेशन पास का, उसका मेयर थे सब्यसाची, वो हमारे पार्टी में है, आजकल सेक्रेटरी हैं। आज एक जो अभी कॉरपोरेटर वहाँ के केयरटेकर थे, आसनसोल बड़ा कॉरपोरेशन, वहाँ का जितेंद्र जी आज ने त्याग कर दिया, पार्टी से भी रिजाइन कर दिया मेंबरशिप से। तो हमारी दोस्त है क्या? असल में हमको आप पोर्च कर रहे हैं, राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, आप टीएमसी तोड़कर टीएमसी बना रहे हैं। बीजेपी भी टीएमसी का ही भाग होगा। साहब देखिए, उनके 3 सीटिंग एमपी हमारे पार्टी में तब शामिल हुए, हाँ, पिछले चुनाव के पहले, जब हमारे 2 एमपी और 3 एमएलए थे पार्टी का, उसमें उनके 3 सीटिंग एमपी मुकुल रॉय, सौमित्र खान और अनुपम हजरा, 3 सीटिंग एमपी रिजाइन करके भाजपा ज्वाइन किए। अभी तक 10-12 एमएलए भी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे पार्टी में कौन आएगा? क्यों आएगा? गड़बड़ उनके पार्टी में है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या कसूर है? तो ये शुभेंदु अधिकारी ने भी पार्टी छोड़ दी है, जो कि ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 नेता वहां माने जाते थे। ये क्या शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी में आएंगे? तो मुकुल राय उस समय 2 नंबर थे पार्टी में, वो क्यों छोड़ के आए? एक शुभेंदु अधिकारी भी आएंगे क्या बीजेपी में? तो बंगाल में जितनी म्यूनिसिपैलिटी थे, अब तो अटकलें लगाया जा रहा है। तारीख भी लोगों ने बता दिया, 17 तारीख ज्वाइन करेंगे। मुझे नहीं मालूम आएंगे नहीं आएंगे और कितने लोग आएंगे, कब आएंगे। खुलासा कर रहे हैं कि आप वो ज्वाइन करेंगे, ये तो आप खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कई बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। तो शुभेंदु अधिकारी भी आ रहे हैं, है, हम स्वागत करते हैं उनको। उनके जैसा जुझारू सफल नेता अगर हमारे पार्टी में शामिल होते हैं तो ये परिवर्तन में और थोड़ा तेजी आएगी। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, जितेंद्र तिवारी, बेचाराम मन्ना, ये भी आएंगे बीजेपी में? नहीं, ऐसे नहीं, कई लोग आज तो, और एक एमपी का सुनील मंडल के जगदीश वसुनिया, तो नाम तो लोगों का आ रहा है। वो पार्टी में वो नेतृत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं और तो सुनील मंडल आ रहे हैं, आपने नाम लिया अभी। इतना सरलीकरण किया जाए कि जी सुनील मंडल आ रहे हैं, बागियों की लिस्ट लंबी है। चर्चा है कि ये पार्टी छोड़ सकते हैं और भाजपा में आ सकते हैं। इसमें हमारी कोई रोल नहीं है। टीएमसी का नेता अगर पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, आपका तो किसी में कोई रोल नहीं है। ये अपने आप ही पार्टी में आना चाहते हैं, अपने आप ही ज्ञान हुआ कि पार्टी छोड़नी है और आपके पास आना। मैं जान रहा हूं कि मंडल साहब भी आ रहे हैं क्या आपकी पार्टी में? नहीं, ये तो अभी निश्चित नहीं है। चर्चा मैं बता रहा हूँ मीडिया में चल रही है, मेरे से बात नहीं हुई कि आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों से इस प्रकार अटकलें लगाया जा रहा है। ये देखिए, आज नहीं है, लोगों की मजबूरी थी कि वहाँ लोग टिके हुए थे अपमान और सहन करके। अभी उनके पास विकल्प नहीं था। आज भाजपा विकल्प लग रहा है, इसलिए शायद आ रहे हैं। आप भी पॉलिटिकल पार्टी के वहां पर अध्यक्ष हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि लगातार लड़ाई लड़ रही है और लोकतंत्र में लड़ाई लड़नी भी चाहिए, इस पे आपका कोई दोष नहीं है और लड़नी चाहिए। चुनाव ऐसा ही होता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आप इतने भी भोले भाले नहीं है, इतने भी मासूम नहीं है कि उनकी पार्टी अपने आप ही टूटे जा रही है, क्रम्बल हो रही है और घोष बाबू की पार्टी में शामिल हो रहे हैं लोग। ऐसा भी तो नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप टीएमसी से ही तोड़ेंगे, टीएमसी से लेंगे तो अलग सरकार कैसे दे पाएंगे, विकल्प कैसे बना पाएंगे? तो टीएमसी के लोग आपके आएंगे तो टीएमसी जैसी सरकार ही चलाएंगे। फिर तो ये आने वाले दिनों में आपसे सवाल पूछा जाएगा, घोष बाबू क्या बोलेंगे? हम नहीं, हमारे देश में जो अलग अलग सरकारें चल रही हैं और लोकतंत्र में दूसरे पार्टी में जाने के लिए थोड़ी ना किसी मनाही है, स्वतंत्र हैं, सब लोग जा सकते हैं। और बाकी जगह में भी ऐसे हमारे लोगों साथ आए हैं लोग, केंद्र सरकार से लेकर राज्यों में सरकार में लोग योगदान दे रहे हैं, सम्मान सफलता के साथ काम कर रहे हैं। कोई हमारे बंगाल का विकास के लिए आकर हमारे साथ हाथ बटाएगा, हमारे और ताकत बनाएगा पार्टी का, तो हम मना क्यों कर सकते हैं? और लोकतंत्र में किसी को मना नहीं करते, हम चॉइस जरूर कर सकते हैं। और सीपीएम के भी एमएलए हम साथ आए हैं, उनको हम एमपी बनाए हैं। ऐसे कई पार्टी के लोग भाजपा में आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है पिछले 70 साल से बंगाल की तरक्की नहीं हुई, विकास नहीं हुई है, विकास बंगाल के साथ छल किया गया है और इसलिए बंगाल का सही विकास भाजपा से होगा, इसलिए भाजपा में आ रहे हैं।
दिलीप बाबू, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर हमला हुआ, लेकिन टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ये ड्रामेबाजी कर रही है, खुद हमला करवा रही है, हमने कार्रवाई भी कर रहे हैं और ये तमाशा भी क्रिएट कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने बोला ना, कश्मीर में पथराव बंद हो गया है, बंगाल में पत्थरबाजी शुरू हो गई है। सारे हम, आप मान लीजिए, देश के सबसे बड़े पार्टी दुनिया में सत्ता में है, उनके अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो सारे हम रास्ता में घूम के कार्यक्रम में नहीं रह सकते हैं। 1000 लोग रास्ता में खड़ा होकर पथराव करेंगे। 4 राष्ट्रीय नेता हमारे घायल हो गए हैं, 10 गाड़ियों को तोड़ दिया गया है, और मेरे ऊपर तो 10 बार अटैक हुआ है। ड्रामा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था है। टीएमसी कह रही है वो ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए। नहीं ना, फिर तो ड्रामा आप कर रहे हैं, आपका कैमरे के सामने हुआ, आपने टीवी में दिखाया, आप बोलिए वो गलत है, आप ड्रामा कर रहे हैं। मेरे ऊपर तो 10 बार अटैक हुआ है, मेरी गाड़ी तोड़ा गया है, 50 बार काला झंडा दिखाया गया, मैं तो उसको परवाह नहीं करता हूं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अटैक होता है और इसके बाद भी आप बोलेंगे कानून व्यवस्था है, संविधान है, लोकतंत्र है यहाँ, और उसके खिलाफ हम बोलते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इस पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने डायमंड हार्बर की घटना के बाद एक पोस्ट शेयर किया और आपने उसमें यह लिखा, मैं एग्जैक्टली पढ़ रहा हूं, बदलाव होवे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि किस चीज का बदला, राजनीति में बदला लिया जाएगा दिलीप बाबू? देखिए, नहीं, बदला तो जरूर लेंगे, मैं आपके सामने राष्ट्रीय चैनल में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका कैसे बदला कैसे लिया जाएगा? जिस प्रकार हम, उन्होंने पत्थर चलाए, उन्होंने गाड़ी तोड़ी, क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? 28,000 सुनिए, 28,000 केसेस चल रही हमारी कार्यकर्ताओं पर, लाखों कार्यकर्ता बेघर हैं, 132 लोगों को मार के पेड़ में टांग दिया गया है। बदलाव उसका हम लेंगे। जिस लोगों ने, जिस नेताओं ने, जिस पुलिस ऑफिसर ने इस प्रकार हमारे साथ साजिश कर रहे हैं, उनका हम कानून का कटघरे में लाएंगे, कानूनी ढंग से उसका जवाब देंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने एक स्लोगन दिया था कि बदला न है, बदल हवे, बदलाव नहीं होगा। मैं सीधा बोल रहा हूं, आप ऐसा बोल के उल्टा कर रहे हैं, हम सीधा बोल रहे हैं, इसका बराबर जवाब होगा। दिलीप घोष साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा वाद विवाद खड़ा हो गया है, गृह मंत्रालय ने 3 अधिकारियों को दिल्ली बुलाने की बात करी, दोबारा इसके लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन ममता बनर्जी का शासन प्रशासन अड़ा हुआ है कि वो नहीं रिलीव करेंगे, कैसे निकलेगा हल? देखिए, क्यों बचाया जा रहा है ऐसे अधिकारियों के? अभी नहीं, हमारे जो डीजी साहब हैं अभी, वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने 3 बार सरकार को प्रार्थना की कि मुझे भेजा जाए दिल्ली। आज वही काम हमारी सरकार कर रही है, और इन तीनों अधिकारी इस घटना की जिम्मेदार थे। इनको तो कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि कैसे ऐसे बड़े नेता के साथ इस प्रकार जब होता है आक्रमण, आप कहाँ क्या थे, कहाँ कर रहे थे? या तो आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या तो आप गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं, आप ड्यूटी से मुकरते हैं, और इसलिए उनको डिप्यूटेशन जो मंगाया गया है ये केंद्र सरकार का हाथ में है, क्योंकि ये IAS IPS सरकार के हाथ में आती हैं, तो कब भेजेंगे कब बुलाएंगे उनके हाथ में है। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर की एक आदत है, कोई भी काम हो वो चीफ मिनिस्टर को बुलाने से वो विरोध करेंगे। चीफ सेक्रेटरी नहीं जाते हैं, DM नहीं जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आते हैं केंद्र का बैठकों में, उसमें हमारा विकास में उसमें विघ्न आता है। ये इनकी राजनीति है, लेकिन बर्दाश्त नहीं यहाँ के लोगों की। लेकिन दिलीप घोष जी, गवर्नर की भूमिका को लेकर भी, जगदीप धनखड़ साहब की भूमिका को लेकर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठाती है, TMC लगातार सवाल उठाती है, क्या कहना चाहते हैं आप उस पर? देखिए, संक्षेप में ममता बनर्जी की गलतियों पर जो उंगली करेगा, ममता बनर्जी की गलतियों का पर जो उंगली उठाएगा, जो उनका आलोचना करेगा, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर के बारे में क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं उनके नेता और खुद ममता बनर्जी, मेरी शब्दों को आप बोल रहे हैं, ममता बनर्जी जिस प्रकार शब्दों प्रयोग करते हैं किसी सभ्य जगत में ऐसा नहीं होता है। और गवर्नर साहब बोलते हैं कि मैं अपने संविधान का दायरे में काम कर रहा हूं। अगर इस प्रकार गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं उसके लिए सुनने वाले ऊपर है, सरकार है, माननीय प्रेसिडेंट है, उनसे बात क्या है, सिस्टम में जाए। उनको व्यक्तिगत रूप से गाली देना, उनका गाड़ी को रोकना, गाड़ी ऊपर काला झंडा दिखाना, ये लोकतंत्र में संभव है? लगता है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं, आपके कई नेता स्टेट के कह चुके हैं कि आपको लगता है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल के अंदर चुनावों से पहले? नहीं, लगना चाहिए नहीं चाहिए, देखिए हमारी पार्टी की जो सिद्धांत रहा है, मैंने भी कभी नहीं डिमांड किया है, हम लोकतांत्रिक पद्धति से लड़ करके सरकार को बदलेंगे। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है, आप पानी तो सर के ऊपर से चला गया है। अब सामान्य लोग जो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन चाहिए, नहीं तो फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, लोगों की मन में डर आ रही है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए
कि नहीं लगना चाहिए? नहीं, हम कभी डिमांड नहीं किया, हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, आज हम डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन ममता बनर्जी इस प्रकार सिचुएशन बना रही है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन बने, वो शहीद बनकर फिर जीतेगी। आप पर बड़ा आरोप है, आप पर बड़ा आरोप है, आपके नेताओं पे बड़ा आरोप है कि आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आते हैं, ममता बनर्जी कहती है कि किसी को कोई काम नहीं है, ये लोग सब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। और तो ये सार्वजनिक आरोप भी है कि आप हिंदू मुसलमान को डिवाइड कर रहे हैं, पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव। नहीं, कोई नेता हमारे ऐसे हैं राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश तो किसी का बयान दिखाया कि हम इस प्रकार बात किया है कि डिवाइड का। मैं उल्टा बोलता हूँ, यहाँ जो संख्यालघु उनके लिए अलग हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, IIT है, पॉलिटेक्निक है, उनके लिए हज हाउस है, उनके लिए यूनिवर्सिटी है अलग से। तो आप बोलिए कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? ये ममता बनर्जी ने किए। अभी मुआजिम और इमाम का अलग से भत्ता दिया जा रहा है। जानबूझकर उनको हिंदुओं का विरोधी दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही वर्ग की बात करती हैं, एक ही ये तुष्टीकरण करती है। नहीं, देखिए, आप मुसलमानों के लिए अलग रिजर्वेशन देंगे, सुविधा देंगे, और हिंदुओं का दुर्गा पूजा में विसर्जन करने नहीं देंगे। सरस्वती पूजा स्कूल में बंद कर देंगे, 50 साल से चलते आया है। हिंदुओं त्योहार के राम मंदिर की जिस दिन स्थापना शुरू हुई 5 अगस्त को, उस दिन आप यहाँ लॉकडाउन लगा देते हैं, तो आपको क्या बोलेंगे? आप ही तो इसी है। तो आप आपके व्यवहार से साबित करते हैं कि आप क्या है। लोग इसलिए उंगली उठाते हैं, हम भी ऐसे विरोधी आपका आलोचना करते हैं, आप इसका कट दीजिए। अच्छा, असाउद्दीन ओवैसी को आपकी बी टीम कहा जा रहा है। ओवैसी साहब की बंगाल में एंट्री को आपकी बी टीम माना जा रहा है। वो मुसलमानों के वोट छिटकाएंगे ममता बनर्जी के, और उनको नुकसान होगा इससे और आपको फायदा। ओवैसी जी एक पार्टी चलाते हैं, राष्ट्र देश के संविधान के अनुसार कहीं भी जाकर वो पार्टी कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ममता बनर्जी आसाम में जाकर चुनाव लड़ी थी, यूपी बिहार में कैंडिडेट खड़ा की थी, और झारखंड में कोई तो ऐसा बोला नहीं है। अगर बंगाल में लगा किसी को कि मुसलमानों को तरक्की नहीं हुई है, साचार रिपोर्ट भी यही बोलती है, हम भी बोलते हैं, तो अगर मुसलमानों की हिमायती कोई आता है यहाँ तो उसको रोकिए, आप लोकतांत्रिक ढंग से रोकिए। तो हमारा भी टीम नहीं है, हम तो एक ही टीम है, उसी टीम हराएगा ममता बनर्जी को। ठीक है, ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर विधानसभा चुनाव नहीं जीती तो ममता बनर्जी की हत्या करवा सकती। देखिए, ममता बनर्जी के पास कोई इशू नहीं अभी, इतना सुब्रत मुखर्जी ने बोला चुकी है, इतना भ्रष्टाचार है, तो उन्होंने अपना इमेज बनाने के लिए प्रयास किए, सिंपैथी वोट लेने के लिए कर रही है। उनकी नाटकबाजी या बंगाल के लोग जानते हैं, कुछ नहीं हुआ है, बैंडेज बांध के नया कपड़ा फाड़ के लोगों का सिंपैथी ली है। आखिरी सवाल दादा, आखिरी सवाल कर रही है फिर, लेकिन इस नाटक जान गए लोग। दादा आपसे आखिरी सवाल, दिलीप बाबू, बंगाल के लोग स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं, अगला सीएम बंगाल में कौन होगा अगर बीजेपी चुनाव जीतती है? तो या आप चेहरे के साथ उतरेंगे? क्या दिलीप घोष के चेहरे के साथ उतरेंगे, मुकुल रॉय के चेहरे के साथ उतरेंगे, किस चेहरे के साथ उतरेंगे, या कोई नया चेहरा होगा? नहीं, देखिए, ज्यादातर स्टेट में ऐसा हुआ है जहां पहली बार हम जीते, पहले से कोई चेहरा घोषणा नहीं किया है। जोगी जी का चेहरा भी नहीं घोषणा किया था, हम लोग महाराष्ट्र में नहीं किया था, झारखंड में नहीं किया था, लोगों ने जिताया। और पार्टी की एक व्यवस्था है, वरिष्ठ नेता बैठ के तय करते हैं और विधायक दल तय करते हैं नेता को, और जिसको नेता आप चेहरा है किया जाता है उन्हीं को। घोष बाबू आप चेहरा है? चेहरा तो नहीं, चेहरा तो पब्लिक तय करती है और पार्टी तय करती है। मुझे पार्टी ने अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया है, जी मैं वही काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप घोष थे हमारे साथ सुपर एक्सक्लूसिव। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद बिहार पर जारी है।